नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान, चयन, सिलेक्शन। देखो, चयन क्या होता है? चयन का मतलब होता है कि संतति प्राप्त करने के लिए जिस भी पेरेंट्स का अपन उसके लक्षणों के आधार पर, उसकी बाह्य आकारिकी के आधार पर, या अपन कह सकते हैं कि उसके जो पेरेंट्स थे उनके आधार पर, पेडिग्री के आधार पर, इनके आधार पर किसी भी पेरेंट्स का सिलेक्शन करना अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? सिलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सिलेक्शन कहा जाता है। देखो, इसके अंदर चयन में अपन चाहते हैं कि जो संतति उत्पन्न हो उसके अंदर अपने हिसाब से वांछित लक्षण उसके अंदर अपन प्राप्त करें। कौन से लक्षण? वांछित लक्षण। जैसे कि मान लो अपन को चाहिए संतति जो उत्पन्न करनी है उसमें चाहिए कि वो अधिक दूध उत्पादन करे, अधिक दूध उत्पादन करने वाली अपन को एक संतति चाहिए, एक अपन को पशु चाहिए। सही है। उसके लिए अपने ऐसे उनके पेरेंट्स का चूज करेंगे जो अधिक दूध देने वाले हो। सही है। वृद्धि, उसकी ग्रोथ जो रेट है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी नस्ल हो, वातावरण में सर्वाइव करने वाली नस्ल हो। ऐसे पेरेंट्स का अपन चयन करते हैं। ऐसे पेरेंट्स का उसके लक्षणों के आधार पर, उसके बाह्य आकारिकी के आधार पर, बाहर से देखने पर, मतलब फिनोटाइप जो लक्षण होते हैं, मतलब बाहर से देखने पर जो पता चलते हैं, उनको क्या कहता है? फिनोटाइपिक लक्षण। एक होता है जीनोटाइपिक लक्षण। ऐसे लक्षण जो जीन के आधार पर तय किए जाते हैं, ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप लक्षण। ऐसे लक्षण जो अपन बाह्य आकारिकी के आधार पर देख के बाहर की तरफ उसको, उसकी बाहर की आकारिकी को देख के अपन पता कर सकते हैं। ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाता है? ऐसे लक्षणों को कहा जाता है फिनोटाइप। सही है। तो ये जो लक्षण चयन किया जाता है ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो बाह्य लक्षणों के आधार पर यानी फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइपिक के आधार पर, एक जीनोटाइपिक के आधार पर, एक जीनोटाइप के आधार पर। दो प्रकार से अपन इसको चयन कर सकते हैं, इसके लक्षणों को अपन पता कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पता चल गया। सिलेक्शन का मतलब होता है कि वांछित संतति प्राप्त करने के लिए, वांछित संतति प्राप्त करने के लिए ऐसे दो जीवों में प्रजनन करवाया जाता है जिनको अपन चयन करते हैं, जिनके लक्षणों के आधार पर, उसके बाह्य आकारिकी के आधार पर उसका चयन करते हैं, ताकि जो संतति हो उसके अंदर अच्छे प्रकार के लक्षण आए। सही है। अधिक ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल हो, या अपने अगर मांस प्राप्त करने वाले पशुओं की बात करें तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट उनसे प्राप्त हो। सही है। वृद्धि, ग्रोथ ज़्यादा हो, कम कम भोजन के अंदर भी वो अधिक अधिक वृद्धि करने वाले जीव हो। ऐसे सारे लक्षण अपन देख के उसके संतति प्राप्त करने के लिए उनके पेरेंट्स का चयन करते हैं। सही है। तो इसको कहा जाता है सिलेक्शन। तो इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो चयन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर यह निर्धारित किया जाता है कि अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिए संतति के माता पिता कौन बनेंगे। सही है। चयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए उस संतति के पेरेंट्स कौन बनेंगे, तो उन पेरेंट्स का चयन करना, उन पेरेंट्स को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन, चयन कहलाता है। ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सिलेक्शन जो होता है वो एक संतति, अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सही। उसके अंदर क्या होता है? अपन वांछित लक्षणों को उसके अंदर देखते हैं कि कौन से पशु के अंदर, कौन से नर के अंदर ऐसे लक्षण हैं जो अपन को चाहिए, कौन सी मादा के अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अपन को चाहिए। उनका आपस में क्या करवाया जाता है? प्रजनन करवाया जाता है। प्रजनन करवाने के बाद उनकी संतति प्राप्त की जाती है। तो चयन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन, एक होता है प्राकृतिक चयन, दूसरा कृत्रिम चयन। नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्राकृतिक चयन का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किए हुए नर और मादा। प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किए हुए नर और मादा क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चयन किए हुए नर और मादा जो आगे जाके संतति उत्पन्न करते हैं। सही है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा सेलेक्ट किए हुए नर और मादा जो आगे जाके संतति उत्पन्न करते हैं, तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का नाम किसने दिया था सबसे पहले? चार्ल्स डार्विन ने।
चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले प्राकृतिक चयन दिया था। इसके अनुसार, प्राकृतिक चयन के अनुसार, या अपन कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन के अनुसार, इस प्रकृति के अंदर वही जीव सरवाइव कर पाता है जो इस प्रकृति के अनुकूल ढलने की क्षमता रखता है। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था? चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इस प्रकृति में वही जीव सरवाइव कर पाएगा जो इस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल सकेगा, अपने आप को बदल सकेगा। सही है। एक ये तो हो गया प्राकृतिक चयन। सही है। प्राकृतिक चयन की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एक तो जैसे कि ताकतवर की जीत, ताकतवर की जीत, जैसे कि जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा सरवाइव कर पाएगा इस पर्यावरण में, वही जीवित रह पाएगा। तो एक तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, घातक जीन संरचना वाले जीव प्राणी होते हैं वो संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। घातक जीन संरचना वाले प्राणी संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसमें ये दो प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। तो घातक जीन मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर अगर घातक जीन उनके अंदर उपस्थित है। कई जीव ऐसे होते हैं जो घातक जीन उनके अंदर उपस्थित है तो वो प्रजनन नहीं कर सकते। ये किसके द्वारा तय किया गया है? ये एक प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा तय किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राकृतिक चयन। दूसरा आता है, इसी का विपरीत आता है कृत्रिम चयन, यानी कि प्राकृतिक चयन के अंदर कोई भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब किसमें, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। प्राकृतिक चयन में मानव का कोई रोल नहीं होता, या अपन कह सकते हैं कि बाहर की तरफ से, प्रकृति के अलावा बाहर की तरफ से इसके अंदर कोई बल या फोर्स कार्य नहीं करता। कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन में मानव के द्वारा, इसमें क्या किया जाता है? मानव के द्वारा उसके लक्षणों को देख के, मानव के द्वारा उसके फेनोटाइप या जीनोटाइप को देख के उस पेरेंट्स का चयन किया जाता है। उन पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो आके संतति उत्पन्न करेंगे। यानी कि इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं इसकी मानव के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। सही है। चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए इसमें कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है, तो इसको कहा जाता है कृत्रिम चयन। अब हम बात करते हैं चयन के प्रकार कि चयन जो होता है, सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से किया जाता है। इसके प्रकार अपन देखते हैं। पहला प्रकार इसमें आता है लक्षणों के आधार, यानी कि लक्षणात्मक चयन। लक्षणात्मक चयन, या इसको बोल सकते हैं सामूहिक चयन। फेनोटाइपिक सिलेक्शन, फेनोटाइपिक सिलेक्शन। लक्षणात्मक चयन, फेनोटाइपिक चयन मतलब उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों को देख के अपन ये उसका सिलेक्ट करते हैं, उसके माता पिता का सिलेक्शन करते हैं जो होने वाली संतति है उसका बाह्य लक्षणों के आधार पर। जैसे कि आप लोग कहीं जाओगे, सही है, आपको चाहिए कि एक संतति उत्पन्न करनी है जिसमें अच्छे लक्षण उत्पन्न हो। अच्छे लक्षण जैसे कि वो गाय की अगर बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा दूध देने वाली मादा होनी चाहिए। सही है। जो भी संतति उत्पन्न हो वो अधिक दूध देने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी वृद्धि दर ज़्यादा होनी चाहिए, वृद्धि दर ज़्यादा होनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी होनी चाहिए, मतलब रोगों के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए। पर्यावरण में सर्वाइव करने वाली होनी चाहिए। ये आप उस संतति के अंदर लक्षण चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप उसके माता पिता का चयन करोगे, उसके पेरेंट्स का चयन करोगे कि इसके पेरेंट्स में भी वो लक्षण होंगे। अगर उसकी जो माता है, उसकी मदर है, वो अगर ज़्यादा दूध देने वाली पशु है,
सही है, तभी तो उसकी संतति में वो लक्षण आ पाएगा, तभी तो उसकी संतति अधिक दूध देने वाली होगी। सही है, या अपन कह सकते हैं कि उसका जो फादर है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ज्यादा है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा है। तो वो लक्षण अगर उसके अंदर उपस्थित है, उसके फादर के अंदर उपस्थित है, तभी तो उसकी संतति में आ पाएगा। तो अपन पहले से उसके लक्षणों के आधार पर, यानी कि जो पेरेंट्स जो है यानी कि नर और मादा है, उसके लक्षण के आधार पर, लक्षणों को देख के अपन चूज करते हैं, अपन उनको सेलेक्ट करते हैं कि इनका आपस में प्रजनन करवाया जाएगा, और प्रजनन करवा के जो संतति प्राप्त होगी उनमें वो वांछित लक्षण अपन को प्राप्त होंगे। तो ये हो गया लक्षणात्मक चयन। सही है, क्या हो गया? लक्षणात्मक चयन, यानी कि उसके बाह्य परफॉर्मेंस के आधार पर, उसकी प्रदर्शन क्षमता के आधार पर उसका चयन करना। यह है सबसे पहले, तो सबसे आसान तरीका होता है सबसे आसान तरीका है, इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन भी इसको कहा जाता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन जैसे कि अपन इसके केवल खुद के लक्षणों के बारे में, जो पशु है, पशु नर और मादा, उसके लक्षणों के आधार पर अपन देख रहे हैं, उसके इंडिविजुअल अपन उसके तय कर रहे हैं कि ये संतति उत्पन्न करने लायक है या नहीं है। तो ये लक्षण उसको देख के उसके आधार पर अपन उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन भी कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर लक्षणात्मक में कौन कौन से लक्षण उसके अंदर देखे जाते हैं? देखो, एक तो प्रदर्शन क्षमता देखी जाती है। सही है, इसके अलावा उत्पादन क्षमता, शरीर का आकार, ये सारे लक्षण अपन देख के, बाहरी लक्षण देख के अपन सेलेक्ट करते हैं कि कौन से नर और मादा संतति उत्पन्न करने के लायक है। तो इसको कहा जाता है लक्षणात्मक चयन। एक होता है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी क्या होता है? हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी नर और मादा के लक्षण प्रजनन के बाद उसकी संतति में स्थानांतरित होते हैं। सही है, जाहिर सी बात है कि नर और मादा के लक्षण प्रजनन के बाद उसकी संतति में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है हेरिटेबिलिटी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिटेबिलिटी। यानी कि फीमेल और मेल का अगर क्रॉस करवाते हैं, उसका प्रजनन करवाते हैं, तो प्रजनन के बाद उनके लक्षण जो होते हैं वो उसकी संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा वो लक्षण जो होते हैं उसकी संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिटेबिलिटी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिटेबिलिटी। अगर किसी पशु की हेरिटेबिलिटी ज्यादा है, इसको H से दर्शाया जाता है, हेरिटेबिलिटी को स्मॉल h से दर्शाया जाता है। अगर हेरिटेबिलिटी ज्यादा है, किसी पशु की हेरिटेबिलिटी यानी कि किसी जीन की हेरिटेबिलिटी ज्यादा है, हेरिटेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो कि उस जीन का उसके माता पिता से उसकी संतति में स्थानांतरित होने की क्षमता। हेरिटेबिलिटी किसी लक्षण का या किसी जीन का नर और मादा से संकरण के बाद या प्रजनन के बाद उसकी संतति में स्थानांतरित होने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? हेरिटेबिलिटी। अगर किसी जीन की हेरिटेबिलिटी ज़्यादा है तो संतति में उस लक्षण के उत्पन्न होने की भी क्षमता ज़्यादा है, यानी कि उस लक्षण की संतति में उस लक्षण का उत्पन्न होने की क्षमता भी ज़्यादा है। संतति में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता कम होगी या ज़्यादा होगी। तो संतति में उस जीन से संबंधित, जो जीन हेरिटेबिलिटी हो रही है, जिस जीन का स्थानांतरण हो रहा है, उस जीन से संबंधित जो लक्षण है, उस लक्षण के प्रदर्शित होने की क्षमता भी ज़्यादा है। सही है। इसके विपरीत अगर हेरिटेबिलिटी कम है
हेरिटेबिलिटी कम है तो संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होना है उसकी क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है स्थानांतरित होना। अगर वो स्थानांतरित पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, सही है, स्थानांतरित अगर कोई जीन नर और मादा से उसके पेरेंट्स से अगर स्थानांतरित नहीं हो पाएगा तो उसके लक्षण प्रदर्शित कम होंगे, सही है, या बिल्कुल ही नहीं होंगे। हो सकता है कि वो जीन जो है वो स्थानांतरित नहीं हो, अगर स्थानांतरित नहीं होगा तो उसके लक्षण भी उत्पन्न नहीं होंगे। अगर वो स्थानांतरित होने की ज़्यादा कैपेसिटी रखता है तो जाहिर सी बात है कि लक्षण भी अधिक क्षमता रखेंगे, लक्षण उत्पन्न होने की क्षमता भी अधिक होगी। तो ये इसका विपरीत, संतति में लक्षण प्रदर्शित होने की क्षमता कम हो जाएगी। ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, लक्षण प्रदर्शित होने की क्षमता भी कम होती है। तो ये चीज़ आपको हेरिटेबिलिटी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। एक होती है प्रजनन मूल्य, ब्रीडिंग वैल्यू। ब्रीडिंग वैल्यू प्रजनन क्षमता, या इसको बोल सकते हैं प्रजनन मूल्य। देखो ये क्या होता है, ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है। पहले तो जिस भी प्राणी की, अपन किसी एक प्राणी की बात करते हैं, प्राणी में अगर जीन क्षमता या जीन संरचना अधिक होती है या अच्छी होती है, कोई जीन की संरचना बेहतर होती है, संरचना का मतलब होता है कि लक्षण उत्पन्न करने की उसकी क्षमता, यानी कि किसी जीन की लक्षण उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो उसकी जीन संरचना के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। तो जीन संरचना, अगर किसी जीव की, किसी प्राणी की जीन संरचना बेहतर होती है तो उसके गुण भी उतने ही उत्तम आते हैं, सही है, उसके गुण भी, अगर जीन संरचना बेहतर होगी तो उसके लक्षण प्रदर्शित करने की क्षमता भी अच्छी होगी, लक्षण प्रदर्शित करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होगी। तो इसको बोला जाता है, इस गुण को बोला जाता है, एक जीन की इस गुण को ब्रीडिंग वैल्यू बोला जाता है, या किसी प्राणी की ब्रीडिंग वैल्यू या प्रजनन मूल्य इसको कहा जाता है। बीवी से इसको दर्शाया जाता है ब्रीडिंग वैल्यू। ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब होता है कि किसी प्राणी के अंदर अगर कोई जीन जितनी ज़्यादा अच्छे से लक्षण प्रदर्शित कर पाएगी तो उस जो ये गुण है, किसी प्राणी का यह गुण कि उसके अंदर उपस्थित कोई जीन, किसी प्राणी में उपस्थित कोई जीन, गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होती है, ये तो सबको पता है। तो वह जीन क्या करती है, ये जीन लक्षण प्रदर्शित, एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करती है। जीन क्या करती है, किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करती है। तो जिस भी प्राणी की जीन संरचना अगर अच्छी है, जीन संरचना का मतलब है कि उसमें नेक्स्ट पीढ़ी में, यानी कि अगली पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित करने की क्षमता अच्छी है, तो वह प्रोसेस या उसका वह गुण, किसी प्राणी का वह गुण क्या कहलाता है, ब्रीडिंग वैल्यू। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, इसको यथार्थता बोल सकते हैं हिंदी में, यथार्थ। अब एक्यूरेसी क्या होती है, इधर देखो, ये ब्रीडिंग वैल्यू से रिलेटेड है। यथार्थता जो है ब्रीडिंग वैल्यू से देखी जाती है। यथार्थता का मतलब क्या होता है, देखो, एक होती है ब्रीडिंग वैल्यू, अपन
अनुमान लगाते हैं। एक ब्रीडिंग वैल्यू यानी कि दो प्रकार से अपन देख सकते हैं ब्रीडिंग वैल्यू को। एक तो अनुमान लगा के, एक वास्तविक। ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इस पशु की ब्रीडिंग वैल्यू कितनी है। जैसे कि अपन मान लो कोई नर और मादा अपन प्रजनन के लिए सेलेक्ट करते हैं, नर और मादा, सही है। नर और मादा अपन किसी प्रजनन के लिए उसका चयन करते हैं, अपन नेक्स्ट पीढ़ी या अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए इसका चयन करते हैं। अब जब तक संतति प्राप्त नहीं होगी तब तक अपन को ब्रीडिंग वैल्यू का, वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू का पता नहीं चलेगा। इस वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू जो है इसका पता अपन को तब तक नहीं चलेगा जब तक कि इनकी संतति उत्पन्न नहीं हो जाती। देखो ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है? ब्रीडिंग वैल्यू होती है किसी जीन का प्रदर्शित होना। कौन सी जीन जो होती है किसी प्राणी में उपस्थित जीन कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से लक्षण प्रदर्शित कर पाती है, वह क्या कहलाती है? ब्रीडिंग वैल्यू। सही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई जीन किसी लक्षण को कितने अच्छे से प्रदर्शित कर पाती है, यानी कि इनके अंदर जो जीन है वह इस संतति के अंदर कितने अच्छे से उस लक्षण को प्रदर्शित कर पाएगी, वह लक्षण क्या कहलाता है? ब्रीडिंग वैल्यू कहलाती है। इनकी ब्रीडिंग वैल्यू कहलाएगी कि ये जो नर और मादा है ये अपने लक्षणों को कितने अच्छे से किसी संतति में प्रदर्शित कर पाएंगे, वो क्या कहलाती है? उसकी ब्रीडिंग वैल्यू। तो ब्रीडिंग वैल्यू जो है, ब्रीडिंग वैल्यू का वास्तविक मान जो है वो अपन को तभी पता चलेगा जब इसकी संतति उत्पन्न होगी, क्योंकि संतति में जब लक्षण देखेंगे अपन, इनके नर और मादा के लक्षण अगर संतति में प्रदर्शित होते हैं तो अपन मान सकते हैं कि इसकी ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी है। अपन ब्रीडिंग वैल्यू का मान निकाल सकते हैं कि कितनी मात्रा में इनके लक्षण जो है वो संतति में उत्पन्न हो रहे हैं। तो संतति के आधार पर संतति को देख के अपन वास्तविक वैल्यू का, ब्रीडिंग वैल्यू की वास्तविकता का पता लगाते हैं। सही है। अब एक होती है अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू। अनुमानित का मतलब होता है कि संतति उत्पन्न नहीं हुई उसी के पहले अपन इनका अनुमान लगा लेते हैं। नर और मादा की ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये संतति में इतने लक्षण उत्पन्न कर पाएगी। अपन पहले से ही अनुमान लगा लिया, जब संतति उत्पन्न हुई ही नहीं उसी से पहले यानी कि चयन के समय ही अपन ने नर और मादा की ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगा लिया। लेकिन वास्तविक कब पता चलता है? जब संतति उत्पन्न होती है उसी के बाद में इसकी वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू का पता चलता है। तो अब क्या होती है? एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है ब्रीडिंग वैल्यू के अनुमानित मान व वास्तविक मान में जो संबंध होता है उसी को क्या बोला जाता है? एक्यूरेसी। उसी को क्या बोला जाता है? एक्यूरेसी। मतलब अनुमान लगाई हुई ब्रीडिंग वैल्यू, सही है, बाद में संतति उत्पन्न होने के बाद पता लगाई हुई वास्तविक वैल्यू के बीच में जो संबंध होता है उसी को अपन बोल सकते हैं एक्यूरेसी। उसी को क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझ में आ गया? एक होता है पॉलीजेनिक ट्रेट। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। एक्यूरेसी बहुत बार पूछा गया है, ब्रीडिंग वैल्यू भी बहुत बार एग्जाम में इस डेफिनेशन के तौर पे इनको पूछा गया है। नेक्स्ट आता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉलीजेनिक ट्रेट्स यानी कि बहुजीनीय गुण। बहुजीनीय गुण ऐसे गुण जो एक से अधिक जीनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसे गुण, ऐसे लक्षण या गुण जो एक से ज्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक से ज्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या नियंत्रित किए जाते हैं। ऐसे लक्षणों को क्या बोला जाता है? ऐसे लक्षणों को बोला जाता है बहुजीनीय गुण। नाम से पता चल रहा है बहुजीनीय मतलब एक से ज्यादा जीन को कंट्रोल करने वाले, यानी कि ऐसा गुण जो एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, एक से ज्यादा जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ऐसे लक्षणों को क्या बोला जाता है? ऐसे लक्षणों को पॉलीजेनिक ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? पॉलीजेनिक ट्रेट। एक होता है सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट
सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। सिंपली इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, ये देखो इसका जस्ट उल्टा, पॉलीजेनिक ट्रेट यानी कि ऐसे लक्षण जो एक से ज्यादा जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। इसका मतलब है ऐसे लक्षण जो केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। जो केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं ऐसे लक्षणों को क्या बोला जाता है, सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। ऐसे लक्षण जो एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारे जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं उनको बोला जाता है बहुजीनीय गुण या पॉलीजेनिक ट्रेट। इसका एग्जाम्पल, बहुजीनीय ट्रेट का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि इसका उदाहरण के तौर पर गायों में दुग्ध उत्पादन की जीन यानी कि दूध उत्पादन का लक्षण, गायों में दुग्ध उत्पादन का लक्षण, गायों में दूध उत्पादन का जो लक्षण होता है वो एक से ज्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सही है, ये इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा कुत्तों के अंदर प्रजनन की क्षमता, कुत्तों में प्रजनन की क्षमता बहुजीनीय लक्षण का उदाहरण है, बहुजीनीय क्षमता। इसका एक एग्जाम्पल और है, भेड़ों में जन्म के समय भार, भेड़ों में जन्म के समय भार यानी कि किसी मेमने का जन्म के समय उसका कितना भार होगा, सही है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो बहुजीनीय ट्रेट होता है, एक पॉलीजेनिक ट्रेट होता है। मतलब वो जो लक्षण होता है भार का उपस्थित होना वो एक से ज्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कुत्तों में प्रजनन की क्षमता एक से ज्यादा, एक जो प्रजनन की क्षमता वाला जो लक्षण है एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारे जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गायों के अंदर दुग्ध उत्पादन का जो लक्षण है वो भी एक से ज्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये लक्षण क्या हो गए, पॉलीजेनिक ट्रेट। एक होते हैं सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट जो केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, गायों में सींग का उपस्थित होना, गायों में सींग का उपस्थित होना या ना होना, या ना होना। जैसे कि गायों के अंदर सींग कई गायों में देखा होगा सींग होते हैं, कईयों में नहीं होते, जन्म के साथ ही उनमें कईयों में नहीं होते। अगर जिनमें उपस्थित होते हैं वो भी केवल एक जीन के द्वारा वो लक्षण, सींग का उपस्थित होना एक प्रकार का लक्षण है, गाय का लक्षण ही तो है जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर सींग उपस्थित है या नहीं है। सही है, तो अगर सींग उपस्थित है उसके अंदर तो वो जो लक्षण है वो केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। और कई जीन ऐसे होते हैं जो उस सींग के जीन को दबा देते हैं। सही है, कई ऐसे जीन होते हैं जो उस सींग का जो जीन है उसको दबा देते हैं, जिस वजह से सींग की उत्पत्ति नहीं हो पाती। वो लक्षण भी जो है वो भी केवल एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये लक्षणात्मक चयन हो गया। लक्षणात्मक चयन में ये चीजें आपको याद रखनी है। लक्षणात्मक चयन का मतलब होता है कि भारी लक्षणों को देख के उसके नर और मादा का चयन करना, प्रजनन के लिए चयन करना या संतति उत्पन्न करने के लिए उनका सिलेक्शन करना क्या कहलाता है, लक्षणात्मक चयन। सही, इसमें ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है, ब्रीडिंग वैल्यू किसी भी जीन का अगली पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ब्रीडिंग वैल्यू। ब्रीडिंग वैल्यू दो प्रकार से अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमानित वैल्यू, एक होती है वास्तविक वैल्यू। अनुमानित वैल्यू जब अपन सिलेक्शन करते हैं नर और मादा का संतति उत्पन्न करने के लिए, इनका जब चयन किया जाता है उसी समय इसका अनुमान लगाया जाता है। ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाया जाता है उसके लक्षणों को देख के, उसको बोला जाता है ब्रीडिंग वैल्यू की अनुमानित मान। ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमानित मान। एक जब संतति उत्पन्न होती है तो संतति उत्पन्न होने के बाद
इसकी ब्रीडिंग वैल्यू निकाली जाती है। संतति उत्पन्न होने के बाद उसके लक्षणों के आधार पर तब तुलना की जाती है। संतति के लक्षण, उसके मादा और नर से तुलना की जाती है कि कितने लक्षण संतति के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हुए हैं। तो उसके आधार पर अपन ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगाते हैं, उसको बोला जाता है वास्तविक वैल्यू। और अनुमानित और वास्तविक वैल्यू का जो आपस में संबंध होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्यूरेसी या यथार्थता। सही है, उसको क्या बोला जाता है? एक्यूरेसी या यथार्थता। इसके बाद में आता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉलीजेनिक ट्रेट्स मतलब ऐसे लक्षण जो एक से अधिक यानी कि बहुत सारे जीनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऐसे लक्षणों को क्या बोला जाता है? पॉलीजेनिक ट्रेट। जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पर गायों में दूध उत्पादन, सही है, कुत्तों के अंदर प्रजनन की क्षमता, इसके अलावा भेड़ों में जन्म के समय उनका भार, ये सारे जो लक्षण हैं ये पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर आते हैं, बहुजीनीय गुण के अंदर आते हैं। एक होता है सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। ये क्या होता है? केवल एक जीन के द्वारा कंट्रोल होने वाले लक्षण, केवल एक जीन के द्वारा कंट्रोल होने वाले लक्षण। उदाहरण के तौर पर गायों में सींग का उपस्थित होना या दूसरा गायों में सींग का उपस्थित होना। ये तो हो गया लक्षण का पहला प्रकार। लक्षण का दूसरा प्रकार, चयन का पहला प्रकार लक्षणात्मक चयन। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये कृत्रिम चयन की प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, कृत्रिम चयन। क्योंकि प्राकृतिक चयन के कोई प्रकार नहीं होते। प्राकृतिक चयन जो होता है वो प्रकृति के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाता है, नर और मादा का, उनके अंदर आपस में प्रजनन करवाया जाता है, संतति उत्पन्न होती है, उनके अंदर अच्छे लक्षण हो चाहे नहीं हो, वो सारे प्रकृति के द्वारा उनका चयन किया जाता है। तो वो हो गया प्राकृतिक चयन। एक होता है कृत्रिम चयन, जो मनुष्य के द्वारा उनके लक्षणों के आधार पर, लक्षणों को देख के उसकी संतति में अच्छे लक्षण प्राप्त करने के लिए उनका चयन किया जाता है, नर और मादा का चयन किया जाता है, उसे बोला जाता है कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन का पहला प्रकार हो गया लक्षणात्मक चयन, मतलब लक्षणों के आधार पर। दूसरा इसका चयन आता है नस्लों के मध्य चयन, यानी कि बहुत सारी नस्लों के मध्य आपस में चयन करना कि कौन सी नस्ल ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि अपन दूध उत्पादन के लिए कौन सी गायों में कौन सी नस्ल चूज करते हैं? होलिस्टर पिस्टर, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, सही है। थार पारकर चूज नहीं करते। अगर अपन को प्रकृति में या पर्यावरण में रहने की क्षमता के आधार पर, पर्यावरण में ढलने की क्षमता के आधार पर अगर चूज करना है तो कौन सी नस्ल चूज करेंगे? उसमें थार पारकर, राठी, वो सब चूज करते हैं, सही है। तो ये आप अगर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लक्षणात्मक चयन के बाद में आता है अंतर नस्ल चयन या नस्लों के मध्य चयन।